Assalamualaikum dear students, welcome back on another video. My name is Aslan Sami and you are watching my channel Learn with Arslan. आज की इस वीडियो का टॉपिक है बरतानवी इस्तेमार। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे बरतानिया से अंग्रेज़ हिंदुस्तान आए, किस गर्ज से आए, आकर फिर इन्होंने कैसे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया, कैसे हिंदुस्तान पर ये काबिज़ हो गए और फिर हिंदुस्तान में इनके मकासद क्या रहे, क्या क्या पॉलिसियाँ इन्होंने यहाँ पर आके इख्तियार की, इनके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और इससे पिछला वीडियो लेक्चर जो है वो मेरा 3 जून के मंसूबे के बारे में, जिसमें मैंने 3 जून के मंसूबे को ब्रीफली डिस्कस किया था और उसके साथ फिर 3 जून के मंसूबे के तहत किस तरह हिंदुस्तान तकसीम हुआ और पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर भी वो वीडियो मौजूद है और इस वीडियो के लास्ट पर भी मैं वो वीडियो मेंशन कर दूँगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को करिएगा लाइक और इस चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बरतानवी इस्तेमार। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है अंग्रेज़ हिंदुस्तान आते हैं और आकर यहाँ पर काबिज़ हो जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1600 में अंग्रेज़ आते हैं हिंदुस्तान। बेसिकली बरतानिया में अब सनती इनकलाब आ गया था, इंडस्ट्रियाँ जो हैं वो वहाँ पर बढ़ने लगी थी और अब आहिस्ता आहिस्ता जो है जो अंग्रेज़ थे, वहाँ के लोग थे, वो अपने मुल्क से बाहर निकल के बाहर जाके दूसरे मुल्कों में वो तिजारत उन्होंने करना शुरू कर दी थी। इसी तरह अब ये हिंदुस्तान में भी आए तिजारत के घर से। बरसगीर में अंग्रेज़ों की आमद होती है 1600 में। बरसगीर में 1600 ईस्वी में अंग्रेज़ जो है 1600 ईस्वी में जो है अंग्रेज़ आते हैं हिंदुस्तान। किस घर से आते हैं? वो आते हैं तिजारत के घर से। हम जहाँ जाके तिजारत करेंगे। अब वो तिजारत क्या करते कि अपना सामान ला के वो हिंदुस्तान बेचेंगे और हिंदुस्तान से वो ख़ाम माल लेके जाएंगे। ख़ाम माल मिसाल के तौर पे कच्चा माल है, क्रूड माल जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ से लेकर जाएंगे, यहाँ से अपने मुल्क में लेके जाएंगे और उसको फिर आगे जाके वो प्रोसीज करेंगे, उससे कमाएंगे। उनका मकसद यही था कि हम यहाँ पर जो है वो तिजारत की घर से आए हैं, अपना माल ला के हिंदुस्तान में बेचेंगे और यहाँ से हिंदुस्तान से अपना माल अपने मुल्क बरतानिया में लेकर जाके वहाँ पर वो जो है वो अपना जो हिंदुस्तान से माल लेके गए वो बेचेंगे। मकसद क्या था इनके हिंदुस्तान में आने का? उनका मकसद ये था कि हिंदुस्तान में जाकर उनका आने का मकसद इनका सिर्फ़ और सिर्फ तिजारत था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी जो हिंदुस्तान आई तिजारत की गर्ज से। उस दौरान मुग़ल बादशाह थे जहांगीर, उनके दौर में ये हिंदुस्तान आए और फिर इन्होंने यहाँ पर आकर इजाज़त मांगी कि हमें यहाँ पर जो है वो तिजारत करने की इजाज़त दी जाए, कि हम यहाँ पर तिजारत कर सकें, हमें आप इजाज़त दें। तो इनको इजाज़त मिल गई। कहाँ पर? उन्होंने कहा कि हमने बंगाल में करनी है तिजारत, बंगाल में हमें तिजारत करनी दी जाए। तो फिर जहांगीर ने जो है इन्हें इजाज़त दे दी और इन्होंने अपनी तिजारत करना शुरू कर दी। अब आहिस्ता आहिस्ता ये लोग जो है हिंदुस्तान में अपनी तिजारत फैलाने लगे और करते कराते पूरे हिंदुस्तान में अब उन्होंने अपनी तिजारत फैला दी। अपनी कंपनियां जो है वो वहाँ पर कायम कर दी, इंडस्ट्रीज़ कायम कर दी, इंडस्ट्रियाँ वगैरह जो है वो अब आकर उन्होंने अपने हिंदुस्तान में कायम कर दी और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये पूरे हिंदुस्तान पर इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा तिजारती जाल बिछा दिया था। अब आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने तिजारत के साथ साथ हिंदुस्तान के मामलात पर भी नज़र रखी हुई थी कि क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। तो इस दौरान उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान में जो हुक्मरान हैं, यहाँ पर जो लीडर्स हैं, वो कुछ कमज़ोर पड़े हुए हैं। सबसे पहले उन लीडर्स के दरमियान आपस में नाइतफाकियाँ हैं और वो अब अयाश परस्ती में गुजर गए हैं। आखिरी जो मुग़ल हुक्मरान आ रहे हैं हिंदुस्तान पे, जिनकी हुकूमत है, वो अयाश परस्तियों में उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी, वो अयाशी में डूबे हुए हैं। उनको हुकूमत से कोई सरोकार नहीं है, उनकी सल्तनत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उनको कोई सरोकार नहीं है। उनकी हुकूमत में जो है अदम दिलचस्पी है। तो उन्होंने ये तमाम मामलात देखे तो उन्होंने हिंदुस्तान पर अब कब्ज़ा करने का सोच लिया और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपना जो है पूरे हिंदुस्तान पर जाल फिजा दिया था तिजारत का। और अब इन्होंने अपना हिंदुस्तान पर जो है वो कब्ज़ा करने का सोच लिया था कि किसी तरह अब हमने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करना है। और उनको उनके कब्ज़े में हेल्प किसने दी? इन्हीं हुक्मरानों ने। उन्होंने जब देखा कि इनके दरमियान आपस में नाइतफाकियाँ हैं और उसके बाद हुक्मरान के कोई सल्तनत में दिलचस्पी नहीं है, वो अपनी अयाश परस्तियों में गुजरे हुए हैं, डूबे हुए हैं, हुकूमत के साथ उनको कोई सरोकार नहीं है। तो इस दौरान जो है वो उन्होंने अब फ़ैसला कर लिया कि हमने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करना है।
तो इस दौरान उन्होंने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया, छोटे छोटे इलाके फ़तह करना शुरू कर दिए। जंग प्लासी एक जंग थी। जंग प्लासी हुई 1571 में। 1571 में जंग प्लासी हुई और इन्होंने बंगाल पर कब्ज़ा किया। उस दौरान उनके जो नवाब सिराजुद्दौला को उन्होंने बंगाल में शिकस्त दी और जंग प्लासी में 1571 में उन्होंने सबसे पहले बंगाल पर अपना कब्ज़ा कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने मैसूर पर कब्ज़ा शुरू किया 1799 में। 1799 में उन्होंने अब से मैसूर पर कब्ज़ा कर लिया था। उन्होंने हमला किया। उस वक्त मैसूर के सुल्तान टीपू, सुल्तान फ़तेह अली टीपू, आपने नाम सुना होगा, और हैदर अली, इन्होंने मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, लेकिन उनको इसमें नाकामी हो गई। बेसिकली अब इनको नाकामी की हुई कि इनकी सल्तनत में ख़ुद ही कुछ गद्दार मौजूद थे जो अब अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे और अंग्रेज़ों से जो है वो पैसा वगैरह लेते थे और अब मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो गए थे। अपने जो सल्तनत के जो सुल्तान थे उनके साथ इन्होंने गद्दारी कर दी थी और यूं जो है सुल्तान टीपू और सुल्तान हैदर अली बहुत ही दिलेरी से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े, लेकिन बदकिस्मती से सल्तनत में मौजूद गद्दारों ने उनको इस जंग में उनको नाकामी हुई और 1799 में वो मैसूर पर काबिज़ हो गए। वो दो गद्दार, उनका नाम मशहूर भी आपने अगर सुना हो, एक मीर जाफ़र और मीर सादिक, इन्होंने सुल्तान हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी की और इस तरह इन्होंने सुल्तान टीपू और हैदर अली को उनकी जंग में शिकस्त होगी और अब अंग्रेज़ मैसूर पर भी काबिज़ हो गए। उसके बाद उन्होंने दिल्ली पर हमला किया। दिल्ली पर भी 1803 में वो काबिज़ हो गए थे। दिल्ली में काबिज़ हो गए थे और अब इस दौरान वो उन्होंने मतलब कि छोटी छोटी जगहों पे हमला करते, वहाँ पर कब्ज़ा करते जाते और पूरे हिंदुस्तान पर काबिज़ हो गए थे। उस वक्त के लास्ट जो हुक्मरान थे, मुग़ल हुक्मरान बहादुर शाह ज़फ़र, उनको उन्होंने दिल्ली में आकर शिकस्त दी और अब पूरे हिंदुस्तान पर उन्होंने अपनी हुकूमत कायम कर ली। लास्ट हुक्मरान थे बहादुर शाह ज़फ़र, उनको उन्होंने 1805 में शिकस्त दे दी और उसके बाद यह पूरे हिंदुस्तान पर काबिज़ हो गए। इस तरह वो आए, तिजारत की गर्ज से आए। उन्होंने देखा कि सुल्तान जो है यहाँ पर वो अयाश परस्तियों में डूबे हुए हैं, उनको सल्तनत के साथ कोई सरोकार नहीं है, तो फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। जंग प्लासी हुई, बंगाल पर कब्ज़ा कर दिया, मैसूर पर, और अब दिल्ली पर कब्ज़ा किया। सुल्तान बहादुर शाह ज़फ़र को उन्होंने तख्त से माज़ूल किया, फिर रंगून की जेल भेज दिया और उसके बाद जो है इन्होंने अब पूरे हिंदुस्तान पर अपना होल्ड कायम कर लिया था। पूरे हिंदुस्तान पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। तो उसके बाद फाइनली हम देखते हैं कि जंग आज़ादी 1857 में होती है कि अब हिंदुस्तान के लोगों ने इन अंग्रेज़ों से छुटकारे के लिए जंग लड़ी, जिसको कहते हैं जंग आज़ादी। हम जो है इसको जंग आज़ादी कहते हैं, लेकिन अंग्रेज़ जो हैं इसे गदर का नाम देते हैं। इसे जो है वो गदर का जो है वो नाम देते हैं कि गदर है। तो फाइनली अब यहाँ के हिंदुस्तान के लोगों ने, मुसलमान और हिंदुओं ने मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी कि किसी तरह हमें इनसे जो है वो छुटकारा हासिल हो जाए। लेकिन अब बदकिस्मती से अब क्योंकि अंग्रेज़ आए थे, जदीद इनके पास असलहा, जदीद हथियार थे, तो अब इनको 1857 में नाकामी होगी और अब पूरे तरीके से अंग्रेज़ जो है पूरे हिंदुस्तान पर काबिज़ हो गया था। तो इस तरह अंग्रेज़ हिंदुस्तान आए, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने तिजारत की गर्ज से आए और कब्ज़ा करके पूरे हिंदुस्तान पर काबिज़ हो गए और अब 1857 में उन्होंने मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान पर जो है वो कब्ज़ा कर लिया था। और फिर हम देखते हैं 1947 1947 में वो अब हिंदुस्तान को छोड़कर चले जाते हैं। तकरीबन ये 91 ईयर्स का, 91 साल या हम कह सकते हैं 90 साल उन्होंने हिंदुस्तान पे आके एक बड़ा अरसा तक हुकूमत की। एक दोबारा मैं शार्ट आपको बताता चलूँ, अंग्रेज़ 1600 में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आती है हिंदुस्तान। किस गर्ज से आती है कि हमने हिंदुस्तान में आकर तिजारत करनी है, तिजारत की गर्ज से आती है। देखती है यहाँ के हुक्मरान जो हैं वो तो नाअहल किस्म के लोग हैं, अयाशियों में डूबे हुए, सल्तनत के साथ इनको कोई सरोकार नहीं है, तो इन्होंने अब हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करने का सोच लिया था। सबसे पहले इन्होंने अपनी जो तिजारती कंपनियाँ लाए थे वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी तिजारत हिंदुस्तान पर फैलाई और उसके बाद अब इन्होंने जो है हिंदुस्तान पर जो है वो कब्ज़ा करना शुरू कर दिया, छोटे छोटे इलाकों पर हमले शुरू कर दिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि जंग प्लासी हुई 1571 में। जंग प्लासी हुई, बंगाल पर उन्होंने कब्ज़ा कर दिया नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त देकर। मैसूर पर उन्होंने कब्ज़ा कर दिया 1799 में। टीपू सुल्तान और हैदर अली को इन्होंने यहाँ पर शिकस्त दी और मैसूर पर कब्ज़ा कर दिया और लास्ट में उन्होंने दिल्ली पर और पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया और लास्ट हमारे मुग़ल हुक्मरान बहादुर शाह ज़फ़र को उन्होंने तख्त से माज़ूल कर दिया, उनको शिकस्त हुई और यूँ पूरे हिंदुस्तान पर ये काबिज़ हो गए थे। और उसके बाद मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग आज़ादी लड़ी 1857 में। इनमें उसको मुसलमानों
सबको नाकामी हो गई थी। 1857 की जंग आज़ादी में नाकामी होने के बाद अब अंग्रेज़ पूरी तरह हिंदुस्तान पर काबिज़ हो गया था। हम देखते हैं 1857 से 1947 तक तकरीबन 90 साल तक इन्होंने हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत बरकरार रखी। इस तरह हिंदुस्तान में वो आए थे और आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान पर वो काबिज़ हो गए थे। तो चलिए अब हम आते हैं, साथ साथ में आगे भी चीज़ों को कराता रहूँगा, इनकी मकासद और पॉलिसियाँ क्या थी। सबसे पहले हम देखते हैं जी बरतानवी इस्तेमार, और अब हम बुक की तरफ आते हैं। यूरोप में सनती इनकलाब आने के बाद लोगों की ज़िंदगियों में बेपनाह तब्दीलियां आ गई थी। सनतकार अपनी मसनूआत के लिए यूरोप से बाहर मार्केटें तलाश करने लगे। सनतकार इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बड़ी बड़ी सनतें यूरोप में कायम हो गई थी, और अब वो जो सनतकार थे वो अपनी चीज़ें बेचने के लिए यूरोप से बाहर निकलना चाहते थे कि हम यूरोप से बाहर निकल के अब अपनी चीज़ें बेचें। अपनी मसनूआत को बरामद करने और सनतों के लिए खाम माल हासिल करने की गर्ज से अंग्रेज़ हिंदुस्तान पहुँचे। बरामद का और दरामद दो चीज़ें होती हैं। बरामद का मतलब है कि किसी कोई मुल्क अपनी कोई चीज़ दूसरे मुल्क को दे। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान कोई अपनी चीज़ बना रहा है, वो दूसरे मुल्क को देगा, उस पर बेचेगा और उससे वो अपना मुआवजा हासिल करेगा, पैसे हासिल करेगा। और दरामद दूसरे मुल्क से कोई चीज़ लेकर अपने मुल्क में आना और यहाँ पर उसे खर्च करना, ये होता है दरामद और बरामद। दरामद का मतलब अपनी अशिया, अपनी मसनूआत दूसरे मुल्कों को बेचना, और दरामद का मतलब है दूसरे मुल्कों से दूसरे मुल्कों की अशिया अपने मुल्क में ले आना। और संतों के लिए खाम माल हासिल करने की गर्ज से उन्होंने हिंदुस्तान, और उन्होंने अपनी सनतों के लिए खाम माल यानी कच्चा माल हासिल करने के लिए वो हिंदुस्तान पहुंचे। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो ने कुछ वक्त गुजारा और बादशाह से बंगाल में तजारत के लिए कुछ मराहत हासिल करी। सर थॉमस रो, उन्होंने बादशाह के दरबार में जो है कुछ वक्त गुजारा, ठीक है, जहांगीर के, और उन्होंने इजाज़त ले ली और अब उन्होंने बंगाल पर तिजारत शुरू कर दी, ठीक है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज़ जहाँ अपनी तिजारत की सरगर्मियाँ बढ़ाते रहे, वही हिंदुस्तान के हालात का जायज़ा लेकर इस पर इसके कब्ज़े के मंसूबे भी बनाते रहे। आहिस्ता आहिस्ता वो अब अपनी तिजारत को पूरे हिंदुस्तान में फैला रहे थे, और साथ ही साथ अब वो हिंदुस्तान के उसके कब्ज़ा करने के ख्वाब देख रहे थे कि किसी तरह हम हिंदुस्तान पर जो है वो कब्ज़ा कर लें। आपस की नाइतफ़ाक़ी और हुक्मरानों की अदम दिलचस्पी और अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल ने अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान में कदम जमाने पर मजबूर कर दिया। आपस में नाइतफ़ाक़ी, हुक्मरानों की आपस में नाइतफ़ाक़ी उन्होंने देखी। उसके बाद हुक्मरानों का देखा कि इनकी सल्तनत में अदम दिलचस्पी है, ये लोग सल्तनत में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे कि हमारी सल्तनत में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, कैसे मामलात गुजरे हैं, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। वह अपनी अयाश परस्तियों में गुजरे हैं, और अमन व ईमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल ने अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान पर कदम जमाने का मौका देख दिया। इन लोगों ने ये चीज़ों को देखा कि यहाँ के हुक्मरान कमज़ोर हैं, ये चीज़ें, तो उन्होंने इनको एक मौका मिल गया कि हिंदुस्तान पर वो हमला कर लें, और हिंदुस्तान पर हमला करके इस पर कब्ज़ा कर लें। जदीद इल्म फ़नून की बरतरी ने इन्हें हिंदुस्तान में बरतरी दिला दी। 1857 की जंग प्लासी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त देकर अंग्रेज़ जनूबी हिंद की तरफ बढ़े, और जहाँ मैसूर के हैदर और सुल्तान टीपू ने कुछ अरसा तक मुज़ाहमत की, मगर बिल आखिर 1799 में शिकस्त से दो चार हो गए। 1803 में अंग्रेज़ दिल्ली तक पहुँचे, और मुग़ल हुक्मरान अपनी नहली की वजह से अंग्रेज़ों के वजीफ़ा ख्वार हो गए। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले अंग्रेज़ों ने हमला किया जंग प्लासी में। 1757 में जंग प्लासी में नवाब सिराजुद्दौला को उन्होंने शिकस्त दी, और वो अब बंगाल पर काबिज़ हो गए, जहाँ पर उन्होंने अपनी तिजारत का आगाज़ किया था। उसके बाद उन्होंने मैसूर के सुल्तान हैदर अली और सुल्तान टीपू को जो है उन्होंने शिकस्त दी थी। 1799 में उन्होंने शिकस्त दे के अब मैसूर पर भी काबिज़ हो गए, और फाइनली 1803 में अब उन्होंने दिल्ली पर काबिज़ हो गए, और इस तरह जो है दिल्ली के हुक्मरान जो है बहादुर शाह ज़फ़र को उन्होंने तख्त से मज़ूल करके अब वो पूरे हिंदुस्तान पर काबिज़ हो गए। 1857 में हिंदुस्तान के लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग आज़ादी लड़ी, मगर जदीद इल्म और फौजी साजो सामान और ट्रेनिंग में बरतरी की वजह से अंग्रेज़ों को फ़तह और हिंदुस्तानियों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अब जो है उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों ने इनसे आज़ादी चाहिए, और उसके लिए उन्होंने जंग लगी। 1857 में जंग आज़ादी लड़ी, लेकिन बदकिस्मती से बैड लक उनकी ये है क्योंकि अंग्रेज़ जदीद, उनके पास हथियार, जदीद चीज़ें और फ़ौजियों की बेहतरीन तरीके से ट्रेनिंग, जिसकी वजह से ये लोग ये जंग हार गए, और अब पूरी तरह हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ काबिज़ हो गए। उसके बाद अंग्रेज़ों ने इक़्तिदार बिलाखिर 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आज़ादी पर मुतनज़ हुआ कि उसके बाद जो है हम देखते हैं कि उन्होंने इक़्तिदार हवाले कर दिया। 1947 में जो है ये इक़्तिदार हिंदुस्तान की तकसीम पे आकर ख़त्म हुआ कि उन्होंने हमला किया
1857 में पूरे हिंदुस्तान पर काबिज़ हो गए और 1947 में जो है उन्होंने अब इक़्तिदार जो है वो हिंदुस्तान के हवाले करके यहाँ से चले गए पाकिस्तान और हिंदुस्तान को तकसीम करके। तो हमने देखा कि किस तरह वो हिंदुस्तान आए, तिजारत की गर्ज से आए और उसके बाद उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया और बिल आखिर 1947 में हिंदुस्तान को वो छोड़कर कैसे चले गए। ये एक शॉर्ट सा हमने रिव्यू लिया था। और अगर आप इसके बारे में मज़ीद तफ़सीलात देखना चाहते हैं तो काफ़ी जो है वो यूट्यूब पे आप जाकर देख सकते हैं। इसकी मज़ीद बहुत सी तफ़सीलात हैं जो यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं हो सकती कि कई उन्होंने आकर अपनी यहाँ पर कंपनीज़ कायम की, किस तरह वो आए। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अब यहाँ पर डिस्कस नहीं हो सकती। आप जाकर यूट्यूब पे अगर आपको दिलचस्पी है तो देख सकते हैं। अगर आप में जो पेपर में लिखना चाहते हैं या आपके सिलेबस की रिक्वायरमेंट है वो यही चीज़ें हैं कि किस तरह वो आए, कौन कौन सी जंगें हुई और किस तरह वो इक़्तिदार छोड़ के चले गए थे, ये इनफ है आपके लिए, ये बहुत है। ठीक है, पॉलिसियाँ अब हम यहाँ पर देखेंगे कि वो हिंदुस्तान में आए। अब इनकी मकासद क्या थी, इनकी पॉलिसीज़, इन्होंने यहाँ पर आके क्या इख्तियार की, इन्होंने क्या इनके मकासद थे और इन्होंने यहाँ पर आके इनकी क्या पॉलिसीज़ वगैरह इख्तियार की। सबसे पहला है इंतज़ामिया। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की आमद ने यहाँ के लोगों के इल्म, फ़नून, रस्म व रवाज, सकाफ़त और तर्ज़ फ़िक्र को बहुत मुतासिर किया। हिंदुस्तान में आए यहाँ के लोगों के तर्ज़ फ़िक्र को, क्योंकि हम देखते हैं कि अंग्रेज़ एक अलग तहज़ीब हिंदुस्तान में लेके आए थे, तो यहाँ के लोगों की एक अलग तहज़ीब थी। तो उनके तर्ज़ फ़िक्र के इनके इल्म, फ़नून, उनके रस्म व रवाज, हर तरह को उन्होंने यहाँ पर आके उनके कल्चर को यहाँ पर मुतासिर किया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के लिए एक मौसर इंतज़ामी मिशनरी तश्कील दी। उन्होंने हिंदुस्तान के एक कलील मगर बासर लोगों को अपने साथ मिलाकर हुकूमत को मजबूत किया। हम देखने कि यहाँ पर आए, उन्होंने हिंदुस्तान के बासर यानी मजबूत लोगों को, ऐसे लोग उन्होंने चुने जो उनकी सल्तनत के लिए फ़ायदेमंद हों, क्योंकि अब उन्होंने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया और उन्होंने अपनी इस कब्ज़े को मजबूत करने के लिए कुछ लोग हिंदुस्तान से चुने, अपने साथ मिलाए, उनको अपने साथ मिलाया। क्यों मिलाया? कि उनकी सल्तनत मज़ीद मजबूत हो। दूसरी जानब उन्होंने हिंदुस्तान को सूबों और ज़िलों की सतह पर तकसीम करके एक मौसर इंतज़ामिया फ़राहम किया और मगर अवाम इलाके के खान या ज़मींदार और इंतज़ामिया के रहम करम पर थे। यहाँ पर आए, सूबों और हिंदुस्तान को जो उन्होंने सूबों की और ज़िलों की सतह पर तकसीम करके यहाँ के उन्होंने इंतज़ामात वगैरह देखे। लेकिन अब भी अवाम जो थी वो अपने किसी ज़मींदार या खान के रहम करम पे थी, उसकी मुजारे थी, उसके पास ही जो है वो काम करती थी। अमी निज़ाम हम देखते हैं स्टूडेंट्स, अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आए और एक नया तालीमी निज़ाम लेके आए, जदीद तालीमी निज़ाम तो लेके आए, लेकिन इसमें भी इन्होंने कुछ ख़राबियाँ पैदा की कि इन्होंने जो है दर्जा बदर्जा तालीम कर दी थी। और उसके बाद जो है एक ऐसा इनका मकसद एक ऐसे ग्रुप तैयार करना था, एक ऐसा ग्रुप तैयार करना था पढ़े लिखे लोगों का जो इनके हुकूमत को अच्छे तरीके से चला सके। मैं भी इन चीज़ों को पढ़ूंगा तो आपको मज़ीद ये चीज़ें समझ में आती जाएंगी। अंग्रेज़ हिंदुस्तान को जदीद इल्म फ़नून से आशना करने के लिए तालीमी इदारों को का क़याम अमल में लाए कि हिंदुस्तान के लोगों को जदीद तालीम से आशना करने के लिए, जदीद तालीम मुतारिफ़ करवाने के लिए उन्होंने जो है कुछ कॉलेजेस कायम किए, कुछ मदारिस कायम किए। 1857 में मदारिस कोलकाता और मुंबई यूनिवर्सिटियाँ कायम की। मदारिस कोलकाता और मुंबई में उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटियाँ कायम की जो जदीद तालीम देती थी। इसके अलावा मकामी तौर पर लोगों के ताउन से बहुत से स्कूल, कॉलेजेस और दीगर तालीमी इदारे कायम किए। वहाँ के लोगों की मदद से उन्होंने कुछ स्कूल, कॉलेजेस और साथ और कई तालीमी इदारे भी कायम किए। इन इदारों में मगरबी इल्म फ़नून पढ़ाए जाते थे, जिसका मकसद हुकूमती कारोबार को चलाने के लिए एक ऐसा ग्रोह पैदा करना था जिसके साथ मिलकर वो हिंदुस्तान के अपनी हुकूमत को तवालत दे सकें। अब इनका मकसद ऐसा था कि एक हम ऐसा हिंदुस्तान में ग्रोह तैयार करें, एक ऐसा ग्रुप तैयार करें पढ़े लिखे लोगों का, एजुकेटेड लोगों का, कि जो यहाँ पर हमारी हुकूमत को अच्छे तरीके से चला सके और हमारी हुकूमत में को किसी तरह तवील भी करें और हमारी हुकूमत को अच्छे तरीके से चला सकें, इंतज़ामात वगैरह को अच्छे तरीके से देख सकें, एक पढ़े लिखा ग्रुप उनके पास आ जाए। दूसरा मकसद इनका ये था। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी बड़ी खामी इस निज़ाम तालीम में ये थी कि ये तबक़ाती तकसीम पर मबनी था। सबसे बड़े तबके के लिए बड़ी आला तालीम और जबकि दरमियानी और छोटे तबके के लिए दूसरे और तीसरे दर्जे के तालीमी इदारे कायम किए गए थे। तबक़ाती तालीम ये था कि उन्होंने अब जो यहाँ पर तालीमी इंतज़ाम कायम कर किया गया था वो ये था कि तबक़ाती तालीम मतलब कि एक अमीर बाप का बेटा है, कि कोई अमीर बंदा है या एक अपर क्लास का बंदा है तो उसके लिए अलग तालीम होगी, उससे कम के लिए अलग, और जो सबसे कम जो है गरीब है या आम लोग हैं, हम जैसे मिडिल क्लास जो आ जाते हैं, उनके लिए अलग तालीम होगी। इस तरह उन्होंने किया था कि जो सबसे अमीर हैं
अपर क्लास के लोग हैं उनके लिए अलग तालीम, जो मिडिल क्लास हैं या उससे भी नीचे के लोग हैं लोअर मिडिल क्लास के, उनके लिए अलग तालीम कायम कर दी थी। ये सबसे बड़ी खामी थी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने तबकाती तालीम जो है वो कर दी गई थी कि लोगों को जो है उन्होंने एक तफरके में डाल दिया था कि तबकाती तालीम हो गई कि एक अमीर के लिए अलग तालीम है और गरीब है या कोई मिडिल क्लास का बंदा है उसके लिए उन्होंने अलग तालीम कर दी थी गई थी। तो ये दूसरी जो है वो खामी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अलावा दीनी अलूम के इदारे यानी ये मदरसे अलग से काम कर रहे थे, जिसका जदीद अलूम की तहसील से कोई सरोकार नहीं था। नतीजे के तौर पर माशरा मज़ीद तबकाती तकसीम का शिकार हुआ। जदीद तालीम याफ्ता लोग और रवायती दीनी अलूम हासिल करने वाले लोगों में एक बड़ा खलीज पैदा हो गया। हम यहाँ पर देखते हैं कि इन्होंने, क्योंकि हिंदुस्तान में कई मदारिस थे जो लोगों को दीनी तालीम दे रहे थे, तो उनके दरमियान भी इन्होंने खलीज पैदा कर दिया, उनके दरमियान भी एक तफरका पैदा कर दिया, तबकाती निज़ाम पैदा कर दिया गया कि एक जो किसी ने जदीद तालीम हासिल की हुई है और कोई किसी ने दीनी तालीम हासिल की हुई है, तो इन दोनों के दरमियान भी इन्होंने जो है वो तफरका डाल दिया, खलीज पैदा कर दिया कि जो है जिसने जदीद तालीम हासिल की हुई है वो अच्छा है और जिसने दीनी तालीम हासिल की हुई है वो कोई इतना ख़ास नहीं है। तो इन्होंने इस लोगों के दरमियान भी, जिन्होंने दीनी तालीम हासिल की थी, उनके दरमियान भी तफरका पैदा कर दिया। तो हम देखते हैं कि इस तरह उनका तालीमी निज़ाम था, उनका मकसद भी अपना था कि एक ऐसा ग्रोह तैयार करें जो उनकी हुकूमत को अच्छे तरीके से चला सके। और दूसरा उनका क्या था कि उन्होंने इस तालीम में मज़ीद बिगाड़ पैदा किया, तबकाती तालीम कर दी और दीनी तालीम जो लोग हासिल करते हैं उनके दरमियान भी खलीज पैदा कर दिया। हम पढ़ेंगे माशी निज़ाम। स्टूडेंट्स, अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में आकर यहाँ के माशी निज़ाम को भी बुरी तरह मुतासिर कर दिया गया था। कैसे? अभी मैं यहाँ पर पढ़ूँगा, आपको चीज़ें खुद समझ आती जाएंगी कि कैसे हिंदुस्तान की इन्होंने इकनॉमी को भी मुतासिर किया था। अंग्रेज़ साम्राज्य से पहले हिंदुस्तान दुनिया के दूसरे मुल्कों से तिजारत करता और बहुत सारी चीज़ें बरामद करता था। दो चीज़ें होती हैं, बरामद और दरामद। बरामद का मतलब ये है कि आप अपने मुल्क की कोई चीज़ दूसरे मुल्क के देते हैं, दूसरे मुल्क पर बेचते हैं और उससे मुआवजा हासिल करते हैं, पैसे हासिल करते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर पाकिस्तान कोई अशिया तैयार कर है जैसे, तो वो अब अपनी चीज़ दूसरे मुल्क को बेचेगा, बेच कर उससे मुआवजा लेगा, ये होती है बरामद। और दरामद क्या होती है? दूसरे मुल्क से कोई चीज़ अपने मुल्क में लेके आना, दूसरे मुल्क से कोई चीज़ अपने मुल्क में लाएंगे और अपने मुल्क से फिर उसको कोई मुआवजा देंगे, कोई पैसे देके दूसरे मुल्क से कोई चीज़ खरीदेंगे, ये होती है दरामद और बरामद, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो उस वक्त हिंदुस्तान को स्टूडेंट्स कहा जाता था सोने की चिड़िया। हिंदुस्तान एक खुद कफील मुल्क था, हर तरह से हिंदुस्तान एक खुद कफील मुल्क था। अब हिंदुस्तान जो है यहाँ से अपनी चीज़ें दूसरे मुल्क को जो है वो बरामद करता था, दूसरे मुल्कों पर बेचता था। अब अंग्रेज़ हिंदुस्तान आए तो इन्होंने इन बरामदात पर टैक्स आयद कर दिए, बहुत भारी टैक्स आयद किए, जिसकी वजह से अब हिंदुस्तान की बरामदात ख़त्म होने लगी कि अब कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क से कोई चीज़ खरीदेगा तो भारी टैक्स होंगे, तो बरामदात आहिस्ता आहिस्ता फिर ख़त्म होती जाएंगी। इस पूरे दौर में हिंदुस्तान कभी भी खुराक के मामले में किसी दूसरे मुल्क का मोहताज नहीं रहा। लेकिन अंग्रेज़ी साम्राज्य एक मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ के माशियत में ऐसी तब्दीलियाँ की कि बाहरी टैक्स लगाए कि हिंदुस्तान की बरामदात ख़त्म हो गई और दरामदात करने वाला मुल्क बन गया। हत्ता कि खुराक में भी दरामदात शुरू हो गई। मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान एक खुद कफील मुल्क था, हर चीज़ दूसरे मुल्क पर बेचता था और दूसरे मुल्कों से कम ही चीज़ें लेता था, दरामदात उसकी बहुत ही कम थी। तो अब हम देखते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो पहले तो चीज़ें बरामद करता था। अंग्रेज़ हुकूमत में आए, इन्होंने बरामदात पर भारी टैक्सेस आयद किए, बरामदात अब ख़त्म हो गई और अब ऐसी नौबत आ गई थी कि हिंदुस्तान दूसरे मुल्कों से चीज़ें दरामद करता था, दूसरे मुल्कों से चीज़ें ख़रीद कर अपने मुल्क में लाता था। ऐसा जो है बुरी तरह इस चीज़ को अंग्रेज़ों ने यहाँ पर मुतासिर कर दिया गया था। ऐसी नौबत आ गई थी कि हिंदुस्तान अब खुराक के लिए हिंदुस्तान एक खुद कफील मुल्क था, हर चीज़ हिंदुस्तान अपने मुल्क में ही उगाता था, लोग यहाँ पर ही खाते पीते थे। अब खुराक के मामले में भी जो है हिंदुस्तान बिल्कुल ही मोहताज होकर रह गया, दूसरे मुल्कों से चीज़ें लाकर खुराक भी ख़रीदता था और अपने मुल्क में लेकर आता था। ये हालत उन्होंने हिंदुस्तान की इकनॉमी की कर दी थी। अंग्रेज़ों ने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरह यहाँ सनती तरक्की की हौसला अफजाई नहीं की। हिंदुस्तान से सिर्फ खाम माल बरामद किया जाने लगा और अंग्रेज़ी मसनूआत दरामद की जाने लगी। अंग्रेज़ों ने ऐसा किया कि हिंदुस्तान से खाम माल अपने मुल्क में लेकर जाते और अंग्रेज़ी जो चीज़ें थी, उनका जो अपना सामान जो है वहाँ बरतानिया में बनता था, यूरोप में बनता था, वो हिंदुस्तान में लाकर बेचते थे।
जागीरदाना निज़ाम जूं का तूं रहने दिया, जिससे एक तरफ सनती माशा वजूद में नहीं आ सका, दूसरी तरफ मामलाती हुकूमत में अवाम की शिरकत के बजाय एक मखसूस टोला इक़्तिदार ईवान पर छाया रहा। हमने देखा यहाँ पर कि माशी निज़ाम को उन्होंने बुरी तरह मुतासिर किया। बरामदात को बिल्कुल ही तब्दील कर रख देते हैं। हिंदुस्तान जो चीज़ें बरामद करता था एक वक्त में काफ़ी अच्छी मकदार में, अब उसको भी उन्होंने बदल कर रख दिया। एक ऐसी नौबत आ गई कि हिंदुस्तान अब दूसरे मुल्कों से चीज़ें ख़रीदने पर मजबूर हो गया, वो अब दूसरे मुल्कों से चीज़ें दरामद करने लग गया। तो हमने देखा सबसे पहले उन्होंने तालीम में ये हालत करके छोड़ दी गई थी, और अब हमने देखा कि माशी निज़ाम को उन्होंने किस तरह मुतासिर किया। उसके बाद एक सबसे बुरी चीज़ नस्ली इम्तियाज़, लोगों में उन्होंने नस्ली इम्तियाज़ कायम कर दिया। कैसे कि लोगों में तफ़रीक़े और बढ़ गए थे। जो नस्ली इम्तियाज़ था अभी भी लोगों में है, वो इन्हीं अंग्रेज़ों की वजह से कि हुआ क्या कि अंग्रेज़ जो है वो अपने आप को यहाँ पर मालिक समझते थे और यहाँ के लोगों को हमेशा महकूम समझते थे कि ये हमारे ग़ुलाम है। तो इस तरह करते करते अंग्रेज़ और लोगों के दरमियान नफ़रत बढ़ती गई और एक नस्ली इम्तियाज़ पैदा हो गया लोगों के दरमियान। अंग्रेज़ी साम्राज्य की एक खसूसियत इनकी पैदा करदा नस्ली इम्तियाज़ भी है कि एक इन्होंने यहाँ पर आके नस्ली इम्तियाज़ भी पैदा कर दिया था। कैसे कि अंग्रेज़ी हुकूमत के दौरान हिंदुस्तानी माशरे में अंग्रेज़ और मकामी लोगों के दरमियान हमेशा हाकिम और महकूम का ताल्लुक़ अंग्रेज़ों और लोगों के दरमियान हमेशा हाकिम और महकूम का ताल्लुक़ रहा था कि अंग्रेज़ जो है अपने आप को हाकिम समझते थे, अपने आप को उनका मालिक समझते थे। जो आगे लोग हैं उनको वो ग़ुलाम समझते थे। ये समझते थे कि ये लोग जो हैं हमारे महकूम है, बस इन लोगों से जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ काम लो और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ा नस्ली इम्तियाज़ लोगों के दरमियान कायम कर दिया था। अंग्रेज़ कभी भी हिंदुस्तानी माशरे का हिस्सा नहीं बने। अंग्रेज़ कभी भी जो है हिंदुस्तान के माशरे का हिस्सा नहीं बने। यहाँ का उन्होंने अपने आप को फ़र्द नहीं समझा। अंग्रेज़ों की माशी सरगर्मियाँ अलग रहीं। इनके लिए अलग पार्क, अलग क्लब, होटल्स वगैरह कायम किए कि जहाँ हिंदुस्तानियों का दाखिला ममनू था। अब यहाँ देख सकते हैं कि कितनी बड़ी जो चीज़ वहाँ के लोगों को मुतासिर कर रही है कि उन्होंने अपने लिए अलग पार्क बनाए, अलग होटल्स बनाए जहाँ पर हिंदुस्तानी भी नहीं जा सकते थे। उनका दाखिला ममनू था कि जहाँ पर हिंदुस्तानी लोग नहीं जा सकते, सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर अंग्रेज़ ही रहेंगे। माशरे में पैदा करदा नस्ली इम्तियाज़ ने हिंदुस्तानियों की नफ्सियात को बुरी तरह मुतासिर कर दिया था कि उन्होंने यहाँ पर जो नस्ली इम्तियाज़ कायम किया, तो लोगों की इस नस्ली इम्तियाज़ ने लोगों की नफ्सियात को बुरी तरह मुतासिर करके छोड़ दिया था। अब लोगों के दरमियान जो है ये नस्ली इम्तियाज़ डिफरेंस जो है वो भी हो गया था। वो भी यही इन्हीं अंग्रेज़ों का पैदा करता है। अंग्रेज़ों ने यहाँ की तालीम, मईशत, सियासत और माशरे में जो तब्दीलियाँ पैदा की, उनमें से बाज़ ने यहाँ के लोगों पर मनफी असरात मुरतब किए और इनमें से बाज़ असरात हसूल आज़ादी के बावजूद आज भी हमारी रवैयों में मौजूद हैं। उनने जो यहाँ पर तब्दीलियाँ आकर पैदा की और नस्ली इम्तियाज़ लाए, तालीम में तब्दीलियाँ पैदा की, बाज़ लोगों पर इन चीज़ों के मनफी असरात पैदा हुए, बाज़ लोगों पर इन चीज़ों के बुरे असरात पैदा हुए और वो असरात आज तक हैं। हम लोगों में नस्ली इम्तियाज़ आज तक है और वो जो चीज़ें छोड़ गए थे आज तक हमारे रवैयों में जूं की तूं रही हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का मेरा लेक्चर। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।